हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इस चैप्टर का पूरा वन शॉट कराने वाला हूं। कंप्लीट चैप्टर आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले एंट्रीज कराऊंगा, अकाउंट बनवाऊंगा, उसके बाद जाके फाइनल अकाउंट यानी कि डेप्रीशिएशन का, मशीनरी का, असेट डिस्पोजल का, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, सब तरीके के क्वेश्चंस यहां पे कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझा दूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, है ना, 5 to 6 क्वेश्चन मैं इसके अंदर आपको अच्छे से करा दूं ताकि सारा का सारा पेपर इससे कवर हो, इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रीशिएशन का वन शॉट। मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कहते किसको है? किसी भी एसेट को अगर आप यूज करोगे, है ना, तो वो मशीन घिसेगी, वियर एंड टियर होगा, समय गुजरेगा, या फिर क्लास उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी होती चली जाएगी, जिसकी वजह से उस एसेट्स की जो वैल्यू है ना वो कम होगी। और जितनी वैल्यू एसेट्स की कम हुई है उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीदा 80,000 का, ठीक है, 80,000 का, लेकिन 1 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 75,000 हो गई, तो 5,000 रुपए 1 साल में कम हो गए। इसी 5,000 को, 5,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। आपने मशीन खरीदी 2 लाख की, 1 साल बाद वो सिर्फ 1,80,000 रुपए ही रह गया, तो 1 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है? 20,000। क्योंकि आप मशीन इस्तेमाल करते हो, घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, वारंटी खत्म हो जाती है, लोगों का जो नई टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है, अब नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है, तो वो नहीं है इसके अंदर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो इसीलिए क्लास। और कई बार मशीन को यूज नहीं भी करते ना, तो समय अगर क्लास कम होता, समय गुजरता है तो वैल्यू कम होती है। आप नई नई गाड़ी खरीद के ले आओ, आप उसे मत चलाओ, 1 किलोमीटर भी मत चलाओ, बस आप खरीद लो, उसके बाद आप उसे बेचोगे ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो सेकंड हैंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कई बार सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और जो वैल्यू असेट्स की कम हुई है उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। जनरली डेप्रीशिएशन होता क्या है? मान लो मैं अपने खर्चे काउंट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना, मैं अपने खर्चे काउंट कर रहा हूं और इनकम काउंट कर रहा हूं और मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। मान लो मेरी इनकम है 50,000 रुपए, जो मेरी सेल्स हुई है 50,000 है, खर्चा है रेंट मान लो 5,000 का है, 3,000 की मान लो सैलरी है, और 2,000 की मान लो आपने कुछ वेजेस दे दिया, और आपके पास मशीनरी भी है, 50,000 रुपए की मशीन है, तो आपने एक और खर्चा यहां पे लिख दिया, दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, वो है 5,000। तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 15,000। रेवेन्यू कितनी है? 50,000। तो जो नेट प्रॉफिट आया, जो आपके पास प्रॉफिट आया, सॉरी नेट मत बोलो, खाली प्रॉफिट जो आया वो आया 35,000 का। तो ये सारे खर्चे, सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब आप किसी और को देते हो जेब से पैसा निकाल के, लेकिन जो ये 2,000 का अमाउंट, सॉरी ये जो 5,000 का अमाउंट है, ये डेप्रीशिएशन है, ये आपने किसी को दिया नहीं है, ये बस आपने मान लिया कि क्योंकि एसेट्स की वैल्यू गिरी है तो इतने रुपए क्लास हमारा खर्चा हो गया, 5,000 खर्चा हो गया। और ये पैसे आपने किसी को दिए थोड़ी हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करी है, तो सर ये पैसा गया कहाँ? आपने किसी को दिया नहीं, प्रॉफिट आपका कम हो गया इसकी वजह से, तो ये 5,000 गया कहाँ? 5,000 हमने एक जगह इसको सेव करके रख रखा है कि 5,000 रुपए ये जुड़ गए, फिर अगले साल जो है फिर से 5,000 रुपए जुड़ जाएंगे, फिर से 5,000 जुड़ जाएंगे, ऐसे करते करते कुछ सालों बाद हमारे पास 50,000 रुपए जुड़ जाएंगे। तब तक ये मशीन पुरानी हो गई होगी, इसको डिस्कार्ड करके इन्हीं पैसों से नई मशीन ले आएंगे ताकि अलग से एक झटका ना लगे पैसे जोड़ने के लिए। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, हम बाहर वाले किसी को पेमेंट नहीं करते, अपने ही पास जोड़ते चले जाते हैं ताकि एसेट्स की रिप्लेसमेंट हो जाए। इट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, मतलब खर्चा, ये एक एक्सपेंस की तरह होता है, खर्चा दिखाते हैं, और इससे हम करेक्ट प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपने 50,000 की मशीन खरीदी, अगर वो अपना खर्चा दिखा दोगे तो ये गलत है ना। अगर आपने 50,000 की मशीन खरीदी, वो 10 साल चलेगी, तो हर साल 5-5 हजार का खर्चा है, तो हर साल यहाँ पे 5-5 हजार, 5,000 आप दिखाओगे 10 ईयर्स तक। अगला है इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। डेप्रीशिएशन लगाने से हमारे पास पैसे जुड़ जाते हैं, तो कल को एसेट्स को रिप्लेस करना होगा तो आसानी होती है, कुछ पैसे जुड़ जाते हैं तो रिप्लेस करने में आसानी होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये मशीन तो 10 साल बाद 50,000 की थोड़ी आएगी, 80,000 की आएगी कम से कम।
तो 50 तो तुमने जोड़ ली ना, तब भी तो तुम्हें हेल्प मिली ना। 30,000 और जोड़ने बस नई मशीन आ जाएगी 80 की जगह पे, तो उतना लोड, इतना बर्डन नहीं आएगा। और फिर कुछ ना कुछ तो ये मशीन भी कबाड़े में बिकेगा ना, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। इस असेट की जो कबाड़े में बिकने वाली वैल्यू, उसको स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू। ओके। अच्छा, डेप्रिसिएशन ना अलग अलग तरीके से लगता है। जो टेंजिबल फिक्स असेट्स होता है, जितने भी टेंजिबल फिक्स लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन सब पे क्या लगता है क्लास? डेप्रिसिएशन। इनकी जो वैल्यू कम होती है ना, उस रिड्यूस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जितना वैल्यू कम होता है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ओके। अगर है अमोर्टाइजेशन, तो अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल असेट्स पे, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, है ना, नो हाउ, इन ये सब इंटेंजिबल असेट्स है। तो जो इंटेंजिबल असेट्स है उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उनके लिए वर्ड के यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। और अगला है डिप्लेशन। डिप्लेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जहां खनन होता है, माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जब हम माइनिंग करते हैं, अपना कोल, नेचुरल गैस को हम लोग नीचे से निकालते हैं, है ना, डिग करके, तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतना ही इसमें से कोयला निकाल सकते हो, इतना ही क्रूड ऑयल आप निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे उस रिसोर्सेज से, उस खदान से निकालते चले जाओगे कोयला, वो खत्म होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड माइन, ऑयल फील्ड एक्सेट्रा। उसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। ये किस पे लगता है? मिनरल एसेट्स पे। और हमें क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन पढ़ना है। हमें ना डिप्लेशन पढ़ना है, ना हमें अमोर्टाइजेशन पढ़ना है। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे चल के। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपके टीचर ने बताया होगा 2 ही मेथड होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन के 2 ही मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। तो दोनों का नाम क्या क्या है? सबसे पहला डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ध्यान रखना, सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, जबकि इसी को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन लगता किस पे? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर लैंड कैसी असेट है? तो मैंने बोला बेटा, जो लैंड है ना, जमीन, वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है। जमीन पे डेप्रिसिएशन लेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, फर्नीचर पे, कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे अमोर्टाइजेशन होगा, लेकिन लैंड पे नहीं लगेगा। खाली लैंड, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल असेट, क्योंकि लैंड की वैल्यू हर साल कम नहीं होती है। इनफैक्ट वो बढ़ती है, सेम रहती है, कम देखो कहीं भी जमीन की वैल्यू होगी नहीं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कि वहां पे अटैक हो गया, बम अटैक हो गया, आसपास केमिकल फैल गया, तो लोग अपनी जमीन बेच बाच के निकल रहे हैं, वो एक अलग केस है। अदरवाइज लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती। हर वो चीज जिसका एक लाइफ है, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती चली जाएगी। इंसान बूढ़ा होता है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। और जो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसकी लाइफ 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती है, वो उसके बाद खत्म। लेकिन लैंड, जमीन, कभी आपने सुना है सेकंड हैंड जमीन, जमीन पुरानी हो गई, जमीन सड़ गई, जमीन गल गई, जमीन आउटडेटेड हो गई, ये जमीन आउट ऑफ फैशन हो गया, जमीन पुरानी टेक्नोलॉजी से? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जमीन की कोई लाइफ नहीं होती, इसीलिए लैंड को हमेशा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कहा जाता है, और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं, उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। 2 मेथड से हम सीखेंगे। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और तीसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन क्या है? हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। मान लो हर साल एक फिक्स अमाउंट से एसेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, इसलिए उसको ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। हर साल फिक्स अमाउंट से वैल्यू कम होगा, और हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा होता है जो मेथड का नाम होता है सेकंड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जो पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV बोलते हैं इसको, बोलते हैं शॉर्ट में SLM, इसको बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 मेथड है, और इस दोनों मेथड की कैलकुलेशन क्या है, अलग अलग क्या है इन दोनों मेथड में, ध्यान समझते हैं। मान लो आपने कोई एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है।
तो एसएलएम में मान लेते हैं डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10% पर एनम, यानी साल भर में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 10% हर साल वैल्यू कम होगी। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 लाख का यानी 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो एक साल के बाद जो वैल्यू होती है उसको WDV बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000। ठीक है। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अलग चीज है। WDV वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है? जब भी हम किसी असेट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से डेप घटाते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ये मेथड नहीं है। मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं? एसएलएम। पर जो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो एक साल के बाद वैल्यू कितनी थी? 90,000 की। फिर अगले साल जो डेप लगेगा वो भी इसी 1 लाख का 10% लगेगा। तो 2 साल के बाद जो असेट की वैल्यू आ गई वो 80,000 की आ गई। फिर तीसरे साल, ये फर्स्ट ईयर का डेप है, ये सेकंड ईयर का डेप है, फिर थर्ड ईयर का डेप है। तीसरे साल भी आपने मशीन को पूरे साल इस्तेमाल किया तो तीसरे साल भी डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए लगेगा। तो 70,000 आगे आपकी WDV। फिर मान लो आपने 6 महीने और इस्तेमाल किया, जरूरी थोड़ी ना कि असेट को आप जो है वो जिंदगी भर इस्तेमाल करोगे। मैंने 3 साल इस्तेमाल किया, फिर 6 महीने और इस्तेमाल किया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? असेट की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। तो 6 महीने का कितना बनेगा? 5,000। यानी कि आज की जो WDV है वो है 65,000 की WDV है। इसको बोलते हैं SLM मेथड, क्योंकि हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कॉस्ट पर ही होती है। तो 10,000 10,000 10,000, यहाँ 6 महीने यूज किया सिर्फ, इसलिए 5,000, फिर आपने उसे बेच दिया। अब मान लो इस एसेट को आपने जो बेचा है वो बेचा है 50,000 रुपए का, तो यहाँ पे जो लॉस हो गया वो हुआ है 5,000 रुपीज का, सॉरी 15,000 रुपीज का क्या हो गया आपका इस केस में? लॉस हो गया। तो इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन भी करेंगे, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल आप कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाओगे। इस तरीके से डायग्राम बनता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का। ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। तो पहले साल भी इतना, दूसरे साल भी इतना, तीसरे साल, हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ डेप लगता है अगर पूरे साल इस्तेमाल करते हो तो। आप इस पूरे चैप्टर में एक हेडिंग डाल लो, सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर में। देखो 11th में भी है, 12th में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, CA में भी है, हर जगह है चैप्टर ये। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका यूज तुमको ना करना पड़े, क्योंकि किसी कंपनी में मशीन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मशीन होगा तो यूज होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर आप देखोगे मैं वन शॉट रिविजन करा रहा हूँ, लेकिन भगा नहीं रहा चैप्टर को, धीरे धीरे प्यार से क्लास में सारी चीजों को आपके अंदर इंजेक्ट कर रहा हूँ। और देखना क्लास 1 घंटे के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगेगी ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11th 12th CUET BCom सब कराता हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये समझ आया तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में वो डेट है ना, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खरीदा, कब बेचा, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको पता है जो ईयर एंड है वो ईयर तो एंड 31 मार्च को ही होगा, मान लो 31 मार्च 2024। और अगर कोई क्वेश्चन कहता है कैलेंडर ईयर है तो उसका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2024। ठीक है। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से 2 ईयर होता है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर एंड होता है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब खरीदा, कब बेचा। देखो डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है ना यूज पे। अगर आपने आज एक मशीन खरीदा, उसको पैक फॉर्म में रखा है, खोला नहीं है, 6 महीने बाद आप उसे खोल रहे हो, ध्यान समझना। तो जब आप उसे खोलोगे, उसकी इंस्टॉलेशन करोगे ना, तब से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन से आप उसे इंस्टॉल करोगे उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना, जब इंस्टॉल करोगे तो, ठीक है, तब से। यानी पैकेट बंद है तो आज से नहीं लगेगा, पैकेट खोलो इंस्टॉल कराओ तब लगेगा। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, अगर हम सेम चीज को WDV मेथड से पढ़ने की कोशिश करें तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए की। फर्स्ट ईयर का डेप है 1 लाख का 10% 10,000। तो एक साल बाद उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू 90,000 है। सर ये तो यहां भी था, है ना, SLM में, ये WDV में भी बिल्कुल सेम है। लेकिन सेकेंड ईयर में WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी जो रिड्यूस करने के बाद आया है उस वैल्यू पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। तो वो आएगा 9,000 ना कि 10,000। तो 2 साल बाद असेट की कीमत इस मेथड से 80,000 SLM से, और WDV से जो कीमत है वो है 2 साल के बाद 81,000। फिर तीसरे साल का डेप लगेगा, तो ये तीसरे साल का जो डेप लगेगा ये इस
1000 का 10% डेप लगेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन की तरह डेप 10% है, तो 81,000 पे आपको 10% लगाना है। तो 81,000 माइनस 10%, यह आ गया 72,900। तो 3 साल के बाद असेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई क्लास? यहाँ पे 3 साल के बाद जो वैल्यू थी वो 70,000 है, यहाँ है 72,900। तो ये दो चॉइस है, दो मेथड है, कंपनी के ऊपर है कि वो एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाएगी या डब्ल्यूडीवी से। एक बार लगा ले तो हर साल आप उसको लगाते चले जाओगे। अब 6 महीने जो लगेगा वो 72,900 का 10% 6 मंथ के लिए। और यही एसएलएम होता तो हम हर बार कैलकुलेशन 1 लाख पे ही करते। तो 72,900 का 10% और 6 मंथ के लिए ये बनेगा 3645, माइनस कर दोगे 72,900 3645, तो 69255 ये वैल्यू है। और इसको आपने बेचा कितने का था? 50,000 का आपने इसको सेल कर दिया था। 69,000 की वैल्यू है, 50,000 का सेल करोगे तो 19,255 रुपए का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। तो एसएलएम मेथड में लॉस था 15,000 का, 3.5 साल रख के बेचा है, और डब्ल्यूडीवी मेथड से 3.5 साल रख के बेचा, 3.5 इयर्स रख के बेचा, तो लॉस हो गया 19,255। यही है डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड। एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ना वो कम होता चला जाता है। और दिस मेथड इज मोर प्रैक्टिकल, पीपल यूज दिस मेथड बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। भैया असेट जो नई नई रहती है ना तो उस पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, फिर पुरानी होती तो कम कम चार्ज करते चलो। तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूडीवी मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल आपको कम होता दिखाई देता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड में उस पर लगता है। अच्छा, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका एक और नाम भी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, जो घट रहा है, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये तीन तीन नाम है एसएलएम डब्ल्यूडीवी के। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड की किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो पर एनम, साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है अगर आपको वो निकालना हो, तो असेट की जो कॉस्ट है वो माइनस स्क्रैप, साल्वेज को बोलते हैं स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू, बता रहा था ना मैं आपको अभी, रेजिड्यूअल वैल्यू, RESIDUAL, रेजिड्यूअल वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ध्यान रखना है जो लाइफ ऑफ एसेट है ना ये एस्टिमेटेड है, अंदाजा लगाएंगे कि यार असेट्स की लाइफ कितनी होगी, कितनी जीवन होगी उसकी, कितने साल चलेगी असेट, क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एसेट किसको बोलते हैं? तो कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब असेट्स कितने की खरीदी है, उसका कोई किराया भाड़ा लगा है, उसको कोई इंस्टॉल करने में चार्ज लगा है, नॉट रिपेयर्स, रिपेयर नहीं। तो परचेज, फ्रेट और इंस्टॉलेशन, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स आ जाता है। अगर कभी आपने कोई पुरानी एसेट्स खरीदी और खरीदते ही सेम डेट पे कोई रिपेयर करा लिया तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा। दीज एक्सपेंस आर कैपिटलाइज। आपको पता है कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? मशीन खरीदोगे तो एंट्री मशीन टू बैंक होती है, अगर आप मशीन खरीदते हो तो। अगर उस मशीन पे ये और ये लगा हुआ है शुरू में ही, जब खरीदा तभी आपने ये खर्चा कर दिया, तो ये सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। इसकी एंट्री भी मशीन टू बैंक होगी, इसकी एंट्री मशीन टू बैंक होगी, इसकी एंट्री इंस्टॉलेशन चार्जेस टू बैंक नहीं होगी। इन सबको जोड़ के इकट्ठा हम एंट्री पास कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ? तो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब एसेट्स में फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह भी जोड़ लिया जाता है एसेट की कॉस्ट को निकालने में। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी निकालना है और रेट भी निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 96,000 की, तो असेट की जो कॉस्ट है 96,000 है, और प्लस 24,000 कार्टेज, किराया भाड़े में भी लग गया 24,000 रुपए, और कार्टेज और रिपेयर इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के जो है वो 24,000 लगे। तो कॉस्ट जो असेट्स की है वो है 1,20,000। अच्छा, जो ईयर है लाइफ वो कितनी है? 4 ईयर्स। और स्क्रैप कितना है क्लास? रेजिडुअल स्क्रैप कितना है? 72,000। तो असेट की जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन का, वो क्या है एसएलएम मेथड से? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो असेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1,20,000,
और जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है 72,000, जो लाइफ है वो है 4 साल। तो 1,20,000 की एसेट्स है जिसमें से वो कबाड़े में जाएगा 72,000 का कबाड़े में भी चला जाएगा अपॉन 4, तो 12,000 डेप्रिसिएशन जो आ गया वो आ गया पर एनम, यानी हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड वो होगा 12,000 पर एनम हर साल। और एसएलएम मेथड आपको आसान लग रहा होगा वैसे ना, बताओ मुझे आसान लग रहा है ना कि हर साल सेम अमाउंट माइनस करना है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली जो है एसएलएम बहुत कम यूज किया था, डब्ल्यूडीवी ही यूज किया जाता है। अच्छा अगला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट कैसे निकालोगे? अगर 12,000 का डेप्रिसिएशन है, असेट की कॉस्ट है 1,20,000 इंटू 100, तो फॉर्मूला क्या लग गया रेट का? डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला क्या लग गया? डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100 विच इज 10%। तो 10% का हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1,20,000 का 10% कितना आ गया? 12,000। तो फॉर्मूले से अगर कभी आपको ये बोल दे वन मार्कर में कि आप अमाउंट निकालो डेप्रिसिएशन का पर एनम कितना है, तो एसएलएम मेथड से ये तरीका होता है। असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, पर एनम का। नाउ जर्नल एंट्री ध्यान से समझना, इन जर्नल एंट्री के बेसिस पर हम अभी असेट का अकाउंट भी बनाएंगे। और मेन चीज क्या सीखना है क्लास, कि खरीदी कब और बेची कब, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितने साल यूज किया, और उस असेट की सेल पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीज चेक करनी है। तो कभी भी आप एसेट्स को खरीदते हो, अगर आप एसेट्स को परचेज करते हो, तो एसेट्स को परचेज करने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है क्लास? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना, आप एसेट्स को खरीदते हो तो एसेट्स को खरीदने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर आपने चेक से खरीदा है। फिर जो डेप्रीशिएशन लगाते हो ना, उसकी जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सर डेप्रीशिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है। सर एसेट को क्रेडिट क्यों किया? खरीदा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, डेबिट। अगर आप डेप्रीशिएशन लगाओगे उस पर तो उसकी वैल्यू कम होगी ना, तो इसीलिए क्रेडिट। और फिर साल के एंड में इस डेप्रीशिएशन को, क्योंकि खर्चा है, तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, तो उस डेप्रीशिएशन को उठाकर कहां भेज दिया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। हर साल यही ये दो, पहले साल तो ये एक एंट्री होगी, असेट अकाउंट डेबिट, जो भी खरीदा लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर फर्नीचर, वो डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश से दिया तो टू कैश अकाउंट। फिर ये दो एंट्री जो है वो हर साल चलेगी। हर साल असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड से एंट्री सेम है, एसएलएम से भी और डब्ल्यूडीवी से भी। और फिर जितना भी डेप्रिसिएशन साल के अंदर आपने लगाए, सारी मशीनरी पे, सारी फर्नीचर पे, सारी फिक्स असेट्स पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप भेज दोगे। दैट्स ऑल, यही 3 एंट्री है। बेसिक क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस इन एंट्री से कवर हो जाएंगे। तो आओ बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जहां से क्लास पेपर में सवाल आता है। एसेट्स अकाउंट को हम बनाना सीखेंगे। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है एसेट्स अकाउंट का, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये रहा फॉर्मेट का लेआउट। मैंने एक क्लास यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रख दिया है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से असेट का फॉर्मेट बनता है ना। अकाउंट का फॉर्मेट देख लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जैसा लेजर में फॉर्मेट बनाए हो ना ऑलरेडी मशीन अकाउंट का, वैसे ही है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेट। सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर में डेट पकड़ ली जिस बच्चे ने ना, वो बच्चे का हो जाएगा चैप्टर। डेट नहीं पकड़ा तो बहुत टफ लगेगा। ग्रेजुएशन में भी चैप्टर है ये, बीकॉम में भी चैप्टर है, सीए में भी चैप्टर है, और 12th में भी इस चैप्टर से थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत आता है। 1 अप्रैल 2023 को ए लिमिटेड ने मशीन खरीदी 2,50,000 की। मैं क्यों 250 बोल रहा हूँ, 240 नहीं होगा, बिकॉज 10,000 रुपए उसमें उसके ठीक करवाने में भी लगवाया है। तो 1 अप्रैल 2023 एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट्स टू बैंक, आपको याद है, तो एसेट में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। मैं 1 लिख रहा हूं ब्रैकेट में इसलिए कि ये पहली मशीन है, इसलिए इसको 1 लिख दिया। और जो अमाउंट है मैं लिखूंगा 2,50,000 पूरा का पूरा। तो आपने एसेट्स कितने की खरीदी? 250। कुछ बच्चे 240 दिखाते हैं, फिर 10 दिखाते हैं, 250, एक ही बात है, मर्जी आपकी, जैसे दिखाना, जितना सिंपल करोगे उतना अच्छा है। और 1 अक्टूबर 2023 यानी इसी साल के 6 महीने बाद फिर से एक मशीन खरीदी 1 लाख की। 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 फिर से खरीदी कितने की? 1 लाख की। अब 1 लाख की खरीद ली, तो ये दूसरी मशीन है ब्रैकेट में, सेकंड मशीन, ठीक है।
फिर 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने जो पहली मशीन थी उसको बेच दिया 143 में, और सेम डेट पे एक और मशीन खरीद ली 2 लाख की। आपको मशीन अकाउंट बनाना है फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर का आपको अकाउंट बनाना है। थोड़ा ध्यान समझना, पहला जो ईयर चालू होगा वो 1/4/23 से चलेगा 31 मार्च 24, दूसरा चलेगा 1/4/24 से 31 मार्च 25, तीसरा चलेगा 1/4/25 से 31 मार्च 2026, चौथा चलेगा फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। इस 4 साल की आपको अकाउंटिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना, पहली एसेट आपने यहां खरीदी है ना, ये बहुत जरूरी, जो चीज बना रहा हूं ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा कॉन्सेप्ट और गलती खत्म कर देगा। आपने इस डेट को खरीदी एक मशीन, फिर आपने इस डेट को खरीदी एक मशीन, अब आपने तीसरी मशीन कब खरीदी क्लास, 1 अप्रैल 23 को खरीदी थी जो, हाँ, फिर 1 अक्टूबर 25, तो 1 अक्टूबर 25 यहां तो नहीं आएगा, 1 अक्टूबर 25 क्या आएगा, 1 अप्रैल के बाद यहां पे आएगा। 1 अक्टूबर 25 यहां पे आपने बेचा है M1 को, यानी पहली वाली मशीन को। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस डेट को खरीदी, रिकॉर्ड कर लिया, इस डेट को खरीदा, रिकॉर्ड कर लिया, अब साल एंड है। और एक बात आप अब सुन लो अच्छे से, एसेट की कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है। कब लगता है बोलो, साल के एंड में, ईयर एंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो ईयर एंड पे आपको डेप लगाना है। आओ, डेप्रिसिएशन जब भी लगता है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, बाई डेप्रिसिएशन पहले पे और बाई डेप्रिसिएशन दूसरे पे, दोनों पे डेप लगेगा। पहला वाला 1 अप्रैल को खरीदा है और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है, 5% पर एनम, और कौन सा मेथड है, SLM। तो हर साल आपको कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना, ये है कॉस्ट, हर साल इसी पे डेप लगेगा। तो 2,50,000 का 5% अगर आप निकालते हो तो 12,500, जो डेप्रिसिएशन लग गया वो कितना लग गया, 12,500। लेकिन जो दूसरी एसेट है, डेट का खास ख्याल रखना, आपने अक्टूबर में खरीदा तो उसे आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने ही इस्तेमाल किया, तो आप इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5,000, और 6 महीने का मतलब आधा, वो बनता है 2,500। आई मेरी बात समझ, यहाँ पे खरीदने की एंट्री और यहाँ पे क्लास उस पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, खत्म। और बेचोगे तो भी, यहाँ आप सबको पता है एसेट का अकाउंट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी आप यहाँ लिखोगे, एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो आप इधर लिखोगे। तो सेल करते हो तो घटता है, डेप्रिसिएशन लगाते हो तो घटता है, खरीदते हो तो बढ़ता है, यही तो है, और क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से घर पे बनाना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि इनको आप एक बार अपने घर पे बनाओ, एक बार मेरे साथ साथ बनाओ। अब आएगा 31 मार्च 2024 को ही ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट का और बाई बैलेंस सीडी सेकंड का। तो सबका अलग अलग करना है ताकि आप कैलकुलेशन इजी रख सको। 2.5 लाख, 2,50,000 माइनस करोगे तो आएगा 2,37,500, और दूसरे का 1 में से 25 गया, 97,500। ठीक है, ये हो गया। टोटलिंग कर लो, जो टोटलिंग आएगी वो आएगी 3,50,000, 3,50,000। अब पहले साल का जो सीडी है 1 अप्रैल 2024 को, ये क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, 2,37,500 और दूसरा है 97,500, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब दूसरे साल देखो क्या है, ये है दूसरा साल। इस पूरे साल में ना कुछ खरीदा और ना कुछ बेचा, कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं बेचा। तो पूरा का पूरा क्लास 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 को आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और बाय डेप्रिसिएशन सेकंड। अगर ये SLM मेथड है तो हर साल कॉस्ट पे डेप लगेगा। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500, पहले भी लगा था अभी भी लगा था, और 1 लाख का 5% 5,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कहा था हर साल सेम लगता है, तो पहले वाले पे तो पहले आपने 2,500 लगाया था, अब 5,000 लगा दिया, क्योंकि पहला वाला पहले साल में सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किया था, 6 महीने घिसे थे आप। किसी किराए के कमरे में 6 महीने रहोगे, 6 महीने का तो किराया दोगे, साल भर का थोड़ी दे दोगे। अब यहाँ पूरे साल इस्तेमाल किया है तो पूरे साल भर का किराया दोगे आप। ठीक है, तो आप इसे क्लास हो गया 12,500 और ये हो गया 5,000। अब 31 मार्च को आप क्या करो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो।
31 मार्च को आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट, बाई बैलेंस सीडी सेकंड। फर्स्ट से फर्स्ट घटाओ, सेकंड से सेकंड, तो इससे फर्स्ट का वैल्यू कितना है? अच्छा, अगर ये WDV मेथड होता ना तो इसका 5% निकालते आप, जो WDV वैल्यू है ना उसका 5% निकालते। तो ये आ गया 2,37,500 माइनस 12,500, 225, 2,25,000, और ये आ गया 97,500 माइनस 5, 92,500। खत्म। 2 साल का पूरा देखो हिसाब किताब यहाँ पे कर दिया। और टोटलिंग करोगे 2,37,500, इट्स 3,35,000, 3,35,000। आई बात समझ? अब क्या करना है इसको? अब नेक्स्ट ईयर में फिर से हमें क्या करना है? असेट्स की वैल्यू को कम करना है। नेक्स्ट ईयर फिर से हमें असेट की वैल्यू कम करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस साल 6 महीने इस्तेमाल किया और पहली मशीन को, और दूसरी मशीन तो पूरे साल इस्तेमाल किया, पहली मशीन को 6 महीने इस्तेमाल किया और फिर आपने क्या किया? इसको बेच दिया, है ना? यही किया ना? ध्यान से सुनो क्लास, यहाँ पे ध्यान समझना। अब यही जो सीडी है ये 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। सेकंड का है 92,500 और फर्स्ट का है 2,25,000। अच्छा, इस फर्स्ट वाली मशीन को सिर्फ आपने 6 महीने इस्तेमाल किया, है ना? और 6 महीने इस्तेमाल करके आपने बेच कब दिया? 1 अक्टूबर को आपने उसको बेच दिया। तो 1 अक्टूबर 2025 या 30 सितंबर 2025, एक ही बात है, एक ही इस दिन का क्लोज, अगले दिन का ओपनिंग, सेम बात है। अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप फर्स्ट मशीन पे। कितने महीने का? 6 महीने, क्योंकि आप इसको बेच रहे हो, आप 1 अक्टूबर को उसको सेल कर रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है। तो 6 महीने का डेप लगेगा, तो इस 2.5 लाख का 5% निकालोगे आप। हर साल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 12,500, 6 महीने का आएगा 6250, 6250 मतलब आधा कर दिया आपने। 12,500 साल भर का होता है, 6 महीने का 6250। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी आपको, एक छोटी सी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब उस मशीन को जो बेच रहे हो ना उस पर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, मशीन की जो कॉस्ट थी, खरीदी थी, वो कितने की खरीदी थी आपने मशीन? सर 2,50,000 की मशीन आपने खरीदी थी, और उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा है वो आपने देखना है। तो अभी 2,50,000 का खरीदा था आपने, फिर 12,500 का लग गया था यहाँ पे, फिर 12,500 का लग गया था यहाँ पे, फिर 6250 का लग गया था यहाँ पे। यानी आज जो उस असेट की वैल्यू है, ठीक है, आज जो उस असेट की वैल्यू है, आज जो क्लास असेट की वैल्यू है, उसमें जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन टिल द डेट, आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है, पहले 1250, ठीक है, 12,500, फिर दूसरे साल भी 12,500 लगा है, और फिर आधा लगा है 6250, ठीक है। और ये सारा घटाओ डेप्रिसिएशन, उसके बाद आज की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2025 वह 2,18,750। तो 2,50,000 माइनस करो ये सारी की सारी चीजें, मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो इसको सबको टोटल करके आ रहा है, ये आ रहा है 3,1250। यानी कि आपने खरीदी थी कब? 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 23 खरीदा था ना, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो 23-24, 24-25 और 6 महीने और, तो यानी कि आपने लगभग 2.5 साल इसे इस्तेमाल किया, जिसका डेप्रिसिएशन इतना है, तो आज की डेट पे इतनी वैल्यू है। लेकिन समझदार बच्चे जो होते हैं ना वो और शॉर्टकट अपनाते हैं, वो बोलते हैं सर देखो 1 अप्रैल को वैल्यू कितनी थी? 2,25,000 की, तो 225 में से घटा दो आप कितना? 6250, और आपने इस्तेमाल कर लिया तो सीधा आ गया 2,18,750। सीधा इसमें से इसे घटा दो, और आपने इस क्वेश्चन में उस असेट को बेचा कितने में है? 143 में। तो बेचा कितने में है क्लास? सेल वैल्यू कितनी है? 1,43,000। यार एक बात बताओ, अगर 2,18,750, 2,18,750 की वैल्यू है आज की डेट पे, लेकिन आप उसे बेच कितने में रहे हो? सिर्फ 1,43,000 में, तो 75,750 का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। लिख लो लॉस क्लास, 75,750 का आपको लॉस हो गया। तो यहां लिखोगे बाई बैंक सेल,
तो पहली मशीन को आपने बेच दिया, कितने में क्लास पहली मशीन को बेचा है? 1,43,000 में, 1,43,000 में। और बाई पी एंड एल, बाई लॉस ऑन सेल, बाई लॉस ऑन सेल ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो लॉस ऑन सेल है पहली मशीन पे, वो लॉस यहाँ पे आता है। अब ये बात भी आप सीख लो, लॉस इधर आता है और प्रॉफिट इधर आएगा। लॉस किधर आएगा? इस तरफ, और प्रॉफिट किधर आएगा? इस तरफ। ये भी आप ध्यान रखना। ये सारा तामझाम जो हुआ है वो 1 अक्टूबर को हुआ है। लेकिन पहली मशीन तो आपने बेच दी, पर दूसरी तो नहीं बेची ना। दूसरी मशीन पर डेप लगाओगे 31 मार्च 2026। साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 25, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। बाई डेप्रीशिएशन सेकंड। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, एसएलएम मेथड है, हर साल कॉस्ट पे डेप लगेगा। 1 लाख का 5% कितना लग गया? 5,000 दूसरी वाली पे, ठीक है। तो फिर 31 मार्च 2026 को आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी सेकंड का ही बचेगा, बिकॉज फर्स्ट तो बेच दिया आपने। अगर फर्स्ट का करोगे भी ना तो जीरो आएगा। देखो फर्स्ट यहाँ है कितने का? 2,25,000 का। माइनस कितना करोगे? 6,250। फिर माइनस करोगे 1,43,000। फिर 7,5,750 माइनस करोगे, जीरो आएगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट मशीन तो बचा ही नहीं ना, वो तो बेच दिया ना आपने। पर सेकंड का वैल्यू कितना था? 92,500 माइनस कर दोगे सेकंड पे जो डेप लगाए 5,000, 87,500, ठीक है। टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे इसकी, टोटलिंग 225 92,500, यह आ गया 317500। अब फिर 1 अप्रैल 2026 को आएगा टू बैलेंस बीडी, बिकॉज जो सीडी आया है, और बीडी किसका आएगा? ओनली सेकंड मशीन का, 87,500 का। फिर आप डेप लगाओगे यहाँ पे, यहाँ मशीन आ गया। अब 31 मार्च 2020, यहाँ पे क्या आएगा? 1 अप्रैल 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027 को फिर आप लगाओगे डेप, बाई डेप किस पे लगाओगे? सेकंड पे। और फिर से ये कॉस्ट पे डेप लगेगा। हर साल जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है। और कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? आपकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का आ गया आपका 5,000। लेकिन एक चीज और करी इन्होंने, ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी खरीदी है 2 लाख की। इसी डेट को आपने नई मशीन भी खरीद ली थी, राइट? इसी डेट को एक और मशीन भी खरीदी थी यार, वो भी लिखना पड़ेगा ना। किस डेट को खरीदी थी इन्होंने? इसी डेट को 1 अक्टूबर 2025, इसी डेट को ना इन्होंने एक और मशीन भी खरीदी थी। तो यार वो भी लिखना पड़ेगा। एक बार वो लिखना रह गया, लिख लेते हैं एक बार वो भी, एक बार वो भी लिख लेते हैं। वो लिखना रह गया, एक बार वो भी लिख लेते हैं। इसी डेट को खरीदी थी कब? 1 अक्टूबर 2025 को। टू बैंक, कौन सी मशीन? थर्ड मशीन। कितने की खरीदी मुझे बताओ जरा? 2 लाख रुपए की आपने फिर 1 अक्टूबर को ही 2 लाख की एक और मशीन खरीद ली। अब इस पे भी डेप लगेगा, बाई डेप थर्ड, बाई डेप थर्ड। पहले डेप लगाओ फिर सीडी लिखेंगे, अगले पेज पे करेंगे। चलो बाकी का जो काम है, बाई डेप थर्ड, बाई डेप थर्ड मशीन। तो जो सेकंड मशीन है उस पे लगा 5,000, थर्ड मशीन खरीदी कितने की? 2 लाख की। तो 2 लाख का जो बनेगा वो अमाउंट कितना बनेगा? 10,000। फिर 31 मार्च 2026 को ही यह आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट, बाई बैलेंस, सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो बिक गया, सेकंड, और बाई बैलेंस सीडी थर्ड। फर्स्ट तो बिक चुका है, फर्स्ट का जीरो आएगा। तो सेकंड का कितना है? 92,500 था सेकंड, और डेप कितना लग गया? और 5,000 का डेप लग गया है ना। और 5,000 आपने इस्तेमाल कर लिया सेकंड मशीन का, ये 5,000, ठीक है। तो 87,500 ये सेकंड का सीडी आ गया। और जो थर्ड है वो खरीदा था 2 लाख का, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्लास? यहाँ पे अक्टूबर में आपने खरीदा है ना, ध्यान रखना, अक्टूबर में खरीदा है। तो 2 लाख का 5% 10,000, और 6 महीने का बनेगा 5,000। तो 10 नहीं बनेगा, इसका 5 ही बनेगा, क्योंकि आपने 6 महीने ही इसको इस्तेमाल किया है। यही है डेट जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन थर्ड 6 मंथ का, क्योंकि आपने खरीदा कब? 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 6 महीना, और रेट भी इसमें 5% है, 10% नहीं है। तो इसका 5% निकाल लो आप। 2 लाख का 5% कितना बनेगा? 10,000। 6 महीने कितना बनेगा? 5,000। तो ये 195 आएगा, 1,95,000, 1,95,000, ठीक है। टोटलिंग कर लोगे इसकी, 1,95,000। और जो ये सीडी है ना, ये फिर बन जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। इस साल का जो सीडी है वो अगले साल क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2026। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2026, ये बन जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी सेकंड और टू बैलेंस बीडी थर्ड, ठीक है। टू बैलेंस बीडी सेकंड, टू बैलेंस बीडी थर्ड,
जो थर्ड है वो है 1,95,000 का, और जो सेकंड है वो कितने का है 87,500। अब इनमें से कुछ नहीं बेचा, फिर 31 मार्च 2027 दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन पूरे साल फर्स्ट, बाई डेप्रिसिएशन सेकंड। तो सेकंड और थर्ड है ना, फर्स्ट तो चला गया, सेकंड थर्ड वाली आपने 2 लाख की खरीदी थी, उसका 5% कितना लगेगा 10,000। और जो पहली वाली मशीन है, जो दूसरी वाली मशीन है वो आपने देखो यहाँ पे कितनी खरीदी थी 1 लाख की, उसका 5% कितना बनेगा 5,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आएगा इसी डेट को यानी कि 31 मार्च 2027 ये आएगा बाई बैलेंस सीडी सेकंड का। फर्स्ट तो बेच चुके हो आप है ना, बेच दिया आपने उसको, तो 87,500 माइनस 5 82,500 और 195 में से घटाओगे तो 1,85,000। तो ये टोटलिंग कर लो, खत्म, क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। 87,500 प्लस 1,95,000 इट्स 2,82,500 2,82,500। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, लिख लो फटाफट उसको। ये दोनों मशीन की जो वैल्यू है वो आपको 2,67,500 दे रखा है अलग अलग। लेकिन पता है इससे क्या होता है, जब हम 1 और 2 करते तो होता क्या है, हमें ना उस डेट की एग्जैक्टली वैल्यू पता पड़ जाती है, इस डेट को इसकी कीमत कितनी है, इस डेट को इसकी कीमत कितनी है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। लिख लो फटाफट मशीनरी अकाउंट। आई होप आप लोगों ने बना लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ मूविंग टू, वीडियो पॉज करके लिख लेना, इसको नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझते हैं। 1 अप्रैल 2023 को मशीन खरीदी कितने की 6,000 की, फिर उसी डेट पे अक्टूबर को, देखो ये जो ईयर चलता है ये कब से चला होगा, 1 अप्रैल 2023, खत्म कब होगा 31 मार्च 2024। फिर इस यहाँ पे 1 तारीख को एक मशीन खरीदी कितने की 6,000 की, फिर इसी डेट पे 1 अक्टूबर 23 को इसने एक और मशीन खरीदी कितने की 5,000 की, फिर 1 अक्टूबर 24, यहाँ तक तो आएगा नहीं, फिर ये 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा ईयर, फिर अगला जो ईयर चालू होगा वो 1 अप्रैल 2024 को होगा, और ये 1 अक्टूबर 2024 इस डेट को 1 अक्टूबर 2024 इस डेट को ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल। इसने क्या करा, पहली वाली मशीन को जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, पहली वाली मशीन को सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया 4,000। तो ये पूरे साल इस्तेमाल किया और फिर ये 6 महीने इस्तेमाल किया, ये पूरे साल और फिर 6 महीने, 1.5 साल में इसको बेच दिया। ओके, और कितने में 4,000 में। इट वॉज डिसाइड डेप्रिसिएशन कितना 10% है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10% है, और हर साल अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी WDV मेथड से लगता है। ईयर एंड कब होता है 31 मार्च को, और शो द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, इसी 2 साल का आपको दिखाना है, ओनली जस्ट फॉर 2 ईयर्स आपको अकाउंटिंग करनी है। तो करते हैं अच्छे से, जरा ध्यान से आप यहाँ देखो कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को 2 बैंक फर्स्ट मशीन खरीदी 6,000 की, फिर 1 अक्टूबर को 6 महीने बाद दोबारा खरीदी मशीन, वो कितने की 5,000 की। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो साल के एंड में लगेगा, 31 मार्च 2024 बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। पहली मशीन खरीदी आपने, साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 का, साल भर का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 10%, 600। अब इस पे लेकिन जो दूसरी वाली मशीन है वो आपने अक्टूबर में खरीदा है, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5,000 का 10% हो गया 500 और 6 महीने का आएगा कितना 250। तो 1 साल के बाद यानी कि 31 मार्च 2024 को इन मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, बाई बैलेंस सीडी, वो कितना दे रखा है जरा ध्यान से देखना। क्लोजिंग 6,000 माइनस 600 तो आएगा 5,400, 5,000 माइनस 250 आएगा 4,750। 1 साल के बाद हालात ये हैं, टोटलिंग कितनी आएगी दोनों की 11,000। 1 साल के बाद ये हिसाब किताब है। फिर अब ये सीडी बनेगा 1 अप्रैल को, क्या बन जाएगा 2 बैलेंस बीडी है ना, 2 बैलेंस बीडी, और वो कितना है 50, 400 और 4,750। ये सीडी हो गया, ये हो गया क्लास आपका 2 बैलेंस बीडी। अब हुआ क्या, 6 महीने 6 मंथ इस्तेमाल किया और पहली वाली मशीन को बेच दिया। ठीक है, कौन सी मशीन बेचा है क्लास यहाँ पे, जो 1 अप्रैल को खरीदी थी यानी फर्स्ट मशीन को आपने बेच दिया, तो 6 महीने और इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 2024 को आपने क्या किया, 6 महीने और इस्तेमाल किया बाई डेप फर्स्ट का,
6 मंथ। अब ये SLM नहीं है, ध्यान से समझना, ये WDV है, तो डेप्रिसिएशन 6000 पे नहीं निकलेगा। ये जो पहले की रिटर्न डाउन वैल्यू है ना 5400 है, उसका निकलेगा 10% और 6 महीने का। यही बात आपको ध्यान रखनी है। 5400 का 10% 540 और 6 मंथ का आ गया 270। ये आपकी कैलकुलेशन है। और एक और कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये जो कैलकुलेशन होगी ध्यान से समझना, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2024, असेट ना 1 अप्रैल 2024 को कितनी वैल्यू है मुझे बताओ। ये रहा 1 अप्रैल 2024 को 5400 की वैल्यू है। कितनी है? 5400। फिर 6 महीने का और डेप लग गया, 6 मंथ्स डेप, और वो 6 महीने का डेप जो लगा है वो कितना लगा है? 270। तो यानी कि ऑन 1 अक्टूबर 2024 असेट की जो वैल्यू है वो 5400 माइनस 270 वो है 5130 की। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को जो असेट की वैल्यू है वो है 5130 रुपीज की वैल्यू है। और इसको इन्होंने बेचा कितने में? क्वेश्चन को पढ़ो जरा। बेचा है 4000 में, इन्होंने बेच दिया। बेचा कितने में? 4000 में। तो जो लॉस आ गया, आपने भी 5130 की कीमत की चीज को 4000 में सेल कर दिया, लिख लो, तो लॉस आया 1130। देखो मेरे लिखने से पहले आप खुद भी कैलकुलेट करा करो, एक बार खुद भी कैलकुलेट करा करो। लॉस आ गया 1130। तो यहाँ पे दो चीजें और लिखोगे, बाई बैंक सेल, परचेज इधर लिखते हो तो ऑब्वियसली सेल इधर लिखोगे, और लॉस भी लिखोगे, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो लॉस कितना आ गया? 1130, और बेचा कितने में है? 4000। अब हमेशा इन तीनों को जोड़ के देखना, वो इसके बराबर ही आएगा, 5400 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आपने पहली मशीन निपटा दी, पहली मशीन चली गई, बिक गई। अब 31 मार्च 2025 को बाई डेप्रीशिएशन सेकंड मशीन, और ये WDV मेथड है, तो ये जो सेकंड मशीन का, ये पहले का है, ये सेकंड का है। सेकंड है 4750, इसका 10% लगेगा 475, और जो क्लोजिंग बचेगा हमारे पास, जो क्लोजिंग बचेगा वो बचेगा 4275। 4275 ये कैसे आया? बाई बैलेंस CD, बताओ कैसे आया? कैसे आया? पता है? खुद को बताओ। इतने का था 4750, घटा दिया 475, तो ये आ गया 4750 माइनस 475, ये आ गया 4275। 4275 खत्म। 31 मार्च 2025। और 2 साल का ही क्लास आपको पूछा था, और 2 साल की काउंटिंग कर ली, खत्म। अब टोटलिंग करके लिख लो, सारी CDVD तो हो ही गया है, बैलेंस दोबारा थोड़ी करोगे, कर चुके हो। 10150 ये आएगा, 10150, 10150 लिख लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं आया? तो ये है क्वेश्चन जहां पे 2 साल का अकाउंटिंग। आगे करते तो सेकंड वाले पे फिर डेप्रिसिएशन लगता है, इसी पे लगता 4275 पे। हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, ये बात आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, अ कंपनी परचेज, देखो कंपनी ने जो परचेज करी है मशीनरी 1 जुलाई। अच्छा ये जो ईयर है वो कब आएगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, और इसने कब खरीदी है? जुलाई में, यानी कि 1 जुलाई को इन्होंने क्लास एसेट्स को खरीदी है। ठीक है, और कितने में खरीदी है? 30,000 में। तो 3 महीने गुजर चुके हैं, अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई को खरीदा है। तो इस मशीन पे इस पूरे साल में 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर इन्होंने खरीदा 1 जनवरी को 20,000, यानी इस डेट को 1 जनवरी को 20,000, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 को। और फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 2024, नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से ये ईयर चलेगा 31 मार्च 2025। और खरीदी कब है? 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को कितने ही खरीदी है? 10,000 की। ठीक है, 10,000 खरीदा है। और फिर 1 अप्रैल 2025 नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को इन्होंने क्या करा? 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन जुलाई, यानी जो पहली मशीन है ना उसका 1/3 पोर्शन आउट ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी हो गया था, जिसको 3000 में बेच दिया। इस डेट को जो सेल किया है वो 3000 में सेल किया है। M1 को, वो भी सारा नहीं, ओनली 1/3 बस, और कुछ नहीं है। आपको मशीन अकाउंट बनाना है
और डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो एक परचेज यहाँ है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक परचेज है और यहाँ पे पहली मशीन का 1/3 ने 10,000 की चीज को बेच दिया। अब इसको हम लोग अकाउंट बनाते हैं और लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले आप बनाओ अकाउंट, आपने देखो ऑलरेडी बना रखा है ये रहा। तो सबसे पहले 1 जुलाई 1 जुलाई 2023 को आपने टू बैंक है ना, असेट टू बैंक आपने खरीदी है, असेट कितने की 30,000 की। फिर 1 जनवरी 2024 को दोबारा आप लिखोगे टू बैंक सेकंड असेट कितने की खरीदी है 20,000 की। इस साल आपने दो ही परचेजिंग करी है, एक परचेजिंग करी है 30,000 की, एक परचेजिंग करी है आपने 20,000 की, ठीक है। अब ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लगाओ, 31 मार्च 2023 में खरीदा है ना, 31 मार्च 2024 बाई डेप्रीशिएशन फर्स्ट बाई डेप्रीशिएशन सेकेंड। तो जो पहली एसेट है उस पे जो डेप्रीशिएशन आप चार्ज करोगे वो करोगे 9 मंथ्स का, और जो दूसरी एसेट्स है उस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे जस्ट फॉर 3 मंथ्स। जनवरी को खरीदा है तो जनवरी फरवरी मार्च, और ये कब खरीदा है जुलाई को, तो यहाँ पे आप लगाओगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो कैलकुलेट करो जरा कितना बनेगा। 10% WDV है तो 30,000 का 10% बनता है 3,000 इंटू 9/12, ये बनता है 2250। तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस CD फर्स्ट 31 मार्च 2024 को, वो 30,000 माइनस 2250 27750। फिर ये 20,000 का इसका 10% 2,000 और 3 मंथ्स का ये बन गया 500, ये बन गया 500। तो बाई बैलेंस CD सेकंड का है 20,000 माइनस 500 19,500, बस खत्म। ये हो गया पहले साल का हिसाब किताब। टोटलिंग आगे 50,000, टोटलिंग आगे 50,000। ओके, अच्छा अब सेकेंड ईयर में ये आएगा बैलेंस 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024, टू बैलेंस BD फर्स्ट, टू बैलेंस BD सेकेंड। फर्स्ट है वो 27750, सेकेंड है 19,500, और इसी ईयर 1 अक्टूबर को एक और खरीदा है मशीन। टू बैंक खरीदते हैं तो टू बैंक, और कितने में खरीदा है क्लास 10,000 में खरीदा है और कुछ नहीं, तो ये 10,000 में खरीदा है। अब 31 मार्च 2025 तीनों पर क्या करोगे आप, डेप्रीशिएशन तीनों पर लगेगा। अब इस पे तो पूरे साल का लगेगा, बाई डेप्रीशिएशन फर्स्ट बाई डेप्रीशिएशन सेकेंड बाई डेप्रीशिएशन थर्ड, और फिर तीनों का क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसी डेट को 31 मार्च 25, 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 बाई बैलेंस CD फर्स्ट बाई बैलेंस CD सेकेंड और बाई बैलेंस CD थर्ड, ठीक है। अब WDV है तो 2,775, इसका डेप्रीशिएशन आएगा पूरे साल भर का, इसका आएगा 1950, और यह है 10,000 का जिसका आपको लगेगा 10% 1,000, लेकिन 6 मंथ का 500, ये आ गया आपका 500। अब माइनस करो, तीसरे वाले का आएगा 9,500 बिकॉज 10,000 माइनस 500, दूसरे का दूसरे से घटाना है, पहले का पहले से घटाना है, तो 2,750 है, माइनस करोगे 2,775 इट्स 24,975 24,975, सेकेंड है 19,500, माइनस करोगे 1950 यह आएगा 17,550 17,550। टोटलिंग कर लो 2,775 19,500 10,000, यह आएगा 57,250 57,250। अब तीसरे साल में ये CD बन जाएगा BD 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025, 222 बैलेंस BD फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो जो पहले का है वो है आपका 24,975, दूसरे का जो है 17,550 और तीसरे का है 9,500, तीसरे का है 95। अब तीनों पे लगेगा डेप,
लेकिन हाँ, आपने सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 को आपने मशीन को बेचा है, पहले का कितना, 1/3। पहली जो मशीन है उसका 1/3 पोर्शन आपने बेचा है, ठीक है। तो लिखो क्लास यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मशीन, सॉरी कॉस्ट नहीं, WDV ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2025। आपने किस डेट को बेचा है, 1 अप्रैल 2025 को आपने बेचा है 3000 में, तो उसकी वैल्यू 24975। लेकिन 1/3, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, 1/3 वैल्यू ही बेच रहे हैं, पूरी मशीन नहीं बेच रहे, 1/3 मशीन बेच रहे हैं। तो एक ही मशीन नहीं होगी, वो बहुत सारी मशीनों का एक ग्रुप होगा, उसमें से 1/3 पोर्शन जो है वो पुराना हो गया होगा, उसको बेच रहे हैं। तो 24975 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 8325। तो 1/3 पोर्शन की जो वैल्यू दिख रही है आज वो 8325, लेकिन सेल वैल्यू कितने की है, 3000 की। तो नुकसान कितना हो गया, 5325 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे बाई बैंक सेल आएगा, 8325 का सेल हो गया और ये बाई बैंक आ गया। उसके बाद है बाई पी, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 1/3 पोर्शन जो बेचा है पहले का, लॉस कितने का है, 53, नहीं सेल जो किया है वो कितने का किया है, 3000 का सेल किया है, लॉस हुआ है 5325 का, इतने का लॉस हो गया, 5325 का। लेकिन जो पहली मशीन है वो सारी थोड़ी बेची है, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। तो 31 मार्च 2026 डेप्रिसिएशन लगेगा 3, ध्यान समझना। पहला बाई डेप, फर्स्ट का 2/3 पोर्शन। तो ये इस डेट को जो पहली मशीन की वैल्यू है वो है 24975, इसका इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 2/3 पोर्शन जो होगा वो होगा 16650। इसका आपने 10% साल भर के लिए लगाना, बिकॉज आपने 1/3 पोर्शन साल के शुरू में बेच दिया, तो उस सोल्ड पोर्शन पे कोई डेप नहीं लगेगा, लेकिन अनसोल्ड पोर्शन जो है उसे साल भर का डेप लगेगा 1665 बाई डेप। सेकेंड वाले पे डेप लगाओ, सेकेंड वाले पे डेप लगाओ 1755 बाई डेप, थर्ड वाले पे डेप लगाओ बाई डेप, थर्ड वाले पे 95, 10% है तो 950 ही आएगा थर्ड वाले पे। अब आप इसी डेट को 31 मार्च 26 को तीनों का CD कैलकुलेट करो और ये आएगा टोटल, ठीक है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस। तो जो पहले का बचा हुआ है वो 16650 है, उसमें से घटा दो 10%, ये आएगा 14 बाई बैलेंस CD फर्स्ट 16650 माइनस 1665 आ रहा है 14985, 14985। दूसरे का आएगा बाई बैलेंस CD सेकंड, तो जो दूसरा है यहाँ पे कितना है 17550 माइनस करोगे सेकंड वाले का 1755, तो ये आ रहा है 15795। तीसरे वाले का है 9500 माइनस करो 10%, साल भर का डेप लगेगा 8550। तो जो टोटलिंग है 24975 और 17550 और ये आया 52025, 52025, 52,025 रुपीज। लिख लो 52025। डन हो गया क्लास क्वेश्चन, ये लिख लो। ये था पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट। अगर मान लो इस 1/3 पोर्शन को 1 तारीख को नहीं बेचते, ध्यान सुनना, 1 तारीख को नहीं बेचते, 3 महीने और रख के बेचते या 6 महीने और रख के बेचते, तो इस 1/3 पोर्शन पे भी 6 मंथ का डेप और लगता है यहाँ पे, और प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में भी हम चेक करते डेप घटाने के बाद। और बाकी जो 2/3 पोर्शन उस पर तो पूरे साल का ही लगता, उस पर तो कोई डाउट नहीं, उस पर तो ऐसे ही लगता। बस इस 1/3 पोर्शन पे फिर ना इसका 10% 3 मंथ्स का या 6 मंथ का और निकाल के माइनस करते, फिर कंपेयर करते सेल वैल्यू से, प्रॉफिट और लॉस हुआ और वो डेप्रिसिएशन को भी यहाँ लिखते। इतना ही फर्क है बस, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा टफ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, मैक्सिमम यही है। क्या पता 1/3 ना बोले कि पहली मशीन में से 10,000 की मशीन बेच दी, तब भी तो बात बराबर है ना। पहली मशीन 30,000 की थी, उसमें 10,000 का बेच दिया, तो 1/3 ही तो बेचा है। लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके। थोड़ा सा देखो लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे डेट्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है हर एक मशीन का अलग अलग दिखा के ना चीजों को सिंप्लीफाई करने की। डन, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेटा अब ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर हम डिस्पोजल अकाउंट देखेंगे, फिर हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है। मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, कुछ लोग क्या होते हैं वो
क्या करते हैं, हर महीने सैलरी निकालते हैं, सैलरी मतलब पाते हैं हर महीने, और सैलरी में से अपनी गुल्लक में हर महीने जो है कुछ कुछ पैसे डालते हैं। गुल्लक में क्यों डाल रहे हैं, किसी भी चीज के लिए मान लो, वो हर महीने पैसे डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। हर साल आपने क्या किया, जो भी डेप्रिसिएशन लगाया, हर साल असेट की जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते गए, कम करते चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुल्लक में हर महीने पैसे नहीं डालते, हर महीने पैसे अपनी जेब में रखते हैं, है ना, और साल भर के बाद इकट्ठा उठा के वो गुल्लक में डालते हैं। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप समझे नहीं, मैं समझाता हूं बात क्या है। बात यह है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, असेट की वैल्यू को अगर हर साल कम करके दिखाएं तो ये बोलते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो हम अभी तक कर रहे थे, हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, असेट की वैल्यू को कम कर रहे थे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर जब हम डेप्रिसिएशन डालते हैं ना, तो हर साल असेट की वैल्यू कम नहीं करते, असेट की वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होती है। और डेप्रिसिएशन को किसके अंदर इकट्ठा करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब हम लगाते हैं ना, तो एंट्री क्या पास करते हैं, पहले एंट्री क्या करते थे, याद करो, पहले एंट्री करते थे पहले एंट्री करते डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। जैसे ही फिक्स असेट को क्रेडिट कर दिया, फिक्स असेट की वैल्यू कम हो गई, फिर अगले साल डेप लगाया, फिर एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, तो हर साल फिक्स असेट की वैल्यू कम करते चले जा रहे हो। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केस में ऐसा नहीं है। यहां पे क्या करते हैं, आप डेप्रिसिएशन को एक अलग से अकाउंट खोलते हो जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके अंदर डालते चले जाते हो, आप फिक्स असेट को क्रेडिट नहीं करते। तो यहां पे जब भी एंट्री पास होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि जो डेप्रिसिएशन अभी तक आप फिक्स असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख रहे थे, अब उसे फिक्स असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड नहीं लिखना, अब एक और नया अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। अब इतना ही फर्क है बस। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो नीचे क्रेडिट हम फिक्स असेट नहीं करते, क्रेडिट क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और फिर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप देखो इन दोनों ही केसेस में कहीं भी फिक्स असेट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो डेप्रिसिएशन को डालो प्रोविजन में और फिर डेप्रिसिएशन को डाल दो पेनल में, तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रहा है, हर साल इकट्ठा हो रहा है, लेकिन फिक्स असेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर रहे। वो सारा इकट्ठा किस अकाउंट के अंदर हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ होल बैलेंस ऑफ, है ना, जब क्लास हम सेल करेंगे उस मशीन को, तो जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उस अकाउंट के अंदर इकट्ठा हुआ है ना, उस सारे को सारे क्या करेंगे, फिक्स असेट के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। तो जो नॉर्मल केस था उसके अंदर एवरी ईयर फिक्स असेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, हर साल प्रोविजंस के अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा करेंगे और जब असेट को बेचेंगे तब एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। इतना ही अंतर है। जैसे मैं कहता हर साल आप गुल्लक में पैसा डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे हर साल नहीं डाल रहे, इकट्ठा कर रहे हो फिर इकट्ठा डाल रहे हो। तो यहाँ पे हम हर साल का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ उठाकर फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर डालते हैं जब हम उसको बेचते हैं। बेटर समझने के लिए ना एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे, बहुत इजी रहेगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द हरी ब्रदर्स 1 अप्रैल 2023 को मशीन का बैलेंस 80,000 का है, प्रोविजन का 36,000 का है, और 1 अप्रैल 2023 को डिसाइड किया है कि सेल करेंगे मशीन को 8700 में। दिस मशीन वाज परचेज, खरीदी थी 16,000 में, कब, 1 अप्रैल 19 में, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना और मशीन अकाउंट दोनों बनाना 31 मार्च 2024 को, और डेप्रिसिएशन 10% SLM मेथड। और इसमें एक बात और सबसे अच्छी है, पता है क्या सबसे अच्छी बात है इसमें? सबसे अच्छी चीज ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड से ही क्वेश्चन पूछेगा, और आपको 2 अकाउंट बनाना है, छोटा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, कोई टफ नहीं रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 अकाउंट बनाने हैं, बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। बनाओ फटाफट, आप पहले फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 2 अकाउंट बनेगा, फटाफट बना लो। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2023 को, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस BD, है ना। कितने की मशीन है, 80,000 की, प्रोविजन फॉर डेप 36, तो ये हो गया 80,000। और जो प्रोविजन फॉर डेप है ना, उसका बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 23 को बाई मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बाई मशीनरी अकाउंट। कितना है क्लास, 36,000, राइट, ये हो गया 36,000 देखो दे रखा है, और वो 80,000। ये सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है सबसे पहले। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि मशीन को बेचेंगे, 1 अप्रैल 2023 को मशीन को बेचेंगे 87,000 में, और मशीन वाज परचेज फॉर 16,000। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने मशीन खरीदी कितने की थी? 16,000 की। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 19। तो 1920, 2021, 21, 22, 22, 23। अब मुझे बताओ 4 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 साल का 1600 है, 4 साल का 6400। ये पता है कैलकुलेशन कैसे आई है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एसएलएम मेथड है। हर साल इसी पे डेप लगेगा। तो पहले साल 1600 लगा, दूसरे साल 1600, तीसरे और चौथे में भी सेम अमाउंट। तो टोटल जो 4 साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया है वो 6400 का डेप्रिसिएशन लगाया है। तो आपने खरीदा कितने में था मुझे बताओ? 1600 रुपए का। 6400 का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया। तो आज वैल्यू कितनी है इसकी? आपने खरीदा था उसको 16,000 का, 6400 आज है 9600 में, और सेल कितने में किया? 8700 में आपने सेल कर दिया। तो जी लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 900 का। 900 रुपए का, 900 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब करना क्या है, ध्यान समझना। सबसे पहले आपने यहां पे क्या लिखना है? सबसे पहले आप बेच कब रहे हो? 1 अप्रैल 2023 को। आपने जितना भी डेप्रीशिएशन आज तक लगाया है वो सारा का सारा डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप में इस साइड लिखोगे। जैसे पहले आप असेट के बाई साइड डेप लगाते थे ना, फर्क इतना है, बस फर्क इतना है, अब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट के बाई साइड डेप्रीशिएशन लगाओगे और कुछ नहीं। तो पहले डेप्रीशिएशन आप यहां लगाते थे, है ना, मशीन में बाई डेप, अब वो डेप्रीशिएशन यहां लगता चला जाएगा। यानी कि जो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट है उसके अंदर डेप्रीशिएशन इकट्ठा होता चला जाएगा। ये हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन रहेगा। असेट अकाउंट हमेशा किस पे रहता है? कॉस्ट पे। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लिया ना, तो असेट हमेशा और हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आज तक इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगा है? 4 साल का 6400 का आज तक आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो ये जब वैल्यू आप यहाँ पोस्टिंग कर दोगे 1 अप्रैल 2023 को, आप क्या लिखोगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 6400। फिर आपने बेचा है तो बाई बैंक सेल, कितने में आपने बेचा है? बेचने वाली वैल्यू भी लिखो, कितने में बेचा है आपने? 8700 में आपने बेचा है, 8700 में आपने बेचा है। और जो लॉस हुआ है वो भी लिखो, बाई लॉस ऑन सेल, कितने का? 900। खत्म। ये इसी तरीके से बनता है। 1 साल का बनेगा सिंपल। असेट की वैल्यू यहां लिखो, जितना उस असेट पे टोटल डेप लगा वो यहां लिख दो, सेल वैल्यू यहां लिख दो, लॉस यहां लिख दो, और ये टोटल जो है वो यहां पे क्लास ट्रांसफर होगा। आप या तो यहां लिख के यहां ट्रांसफर कर दो या यहां लिख के यहां ट्रांसफर कर दो, बात बराबर है। और हमेशा हमेशा चेक करना इसकी टोटलिंग उतनी ही होगी जितने की असेट की कॉस्ट थी, क्योंकि जब भी प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाते हो ना, तो ये जो 3 चीजें हैं हमेशा लिखना है। क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, आखिरी चैप्टर पूरे सिलेबस का, उसमें ये सेम टू सेम पॉइंट है। यहां हमेशा 3 चीजें लिखनी है। पहला, जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उस असेट पे जब से खरीदा था तब से लेकर आज तक, उसकी सेल वैल्यू, उस पे आने वाला लॉस। और ये लॉस कैसे निकला? आपने वर्किंग नोट से निकाला है, ठीक है, जो दिखाया था ना अभी वर्किंग नोट उससे। तो ये पक्का टोटलिंग देख लो, 6400 प्लस 9 प्लस 8700, ये 16000 बनेगा। ये 80,000 था, यहां से 80,000 लिखो, 16 को माइनस कर दो, 64,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो यानी कि मशीनरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 24 को, ये सेम डेट है, बाई बैलेंस सीडी कितना बनाया क्लास? 64,000 का बैलेंस यहाँ पे बन रहा है, 64,000 का बैलेंस बाई बैलेंस सीडी बन रहा है। खत्म। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट। अच्छा, अब बात करते हैं क्लास प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। वो अकाउंट कैसे बनेगा? आपने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी, अब यहाँ पे 31 मार्च 2024 को डेप्रीशिएशन लगाओ। आपने साल के पहले दिन ही, पहले डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते थे हम लोग? मशीन में। अब कहाँ लगाओगे? प्रोविजन फॉर डेप में। इतना ही फर्क है बस। अभी आपके पास 80,000 की मशीन थी, जिसमें से 16,000 की आपने मशीन को बेच दिया, तो बचा कितना? 64,000, उसका 10% कितना बनेगा? 6400। टोटलिंग करो, 42,400, और इसकी टोटलिंग कितनी बनेगी? 42,400। तो 36,000 का बैलेंस आ गया टू बैलेंस सीडी। यानी कि अभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है? 36,000 का अभी भी इसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। 36,000 का बैलेंस अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट, ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप। लिख लो क्लास फटाफट। आपने करना क्या है? असेट की अकाउंट में ध्यान समझना क्लास, करना क्या है? असेट का जो आप अकाउंट बनाते हो ना,
उस असेट के अकाउंट में आपने यहाँ तीन चीजें लिखनी है। जो पोर्शन बेच रहे हो उसको कितने में बेचा, उस पे लॉस कितना हुआ, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है आज तक, जब से खरीदा था लेकर तब से। और अगर गेन हुआ तो गेन यहाँ आएगा, लॉस इधर आता है, गेन इधर आता है। और फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर देना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 6400, और जितना इस साल डेप लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अगर ऐसा होता कि इस असेट को 1 तारीख को नहीं बेचते, 6 महीने और रख के बेचते, तो यहाँ पे 6 महीने का और डेप लगता उस असेट पे। जो सोल्ड पोर्शन है ना, ये जो 16,000 का सोल्ड पोर्शन है, उस पर 6 महीने का और लगता है यहाँ डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन यहाँ भी ऐड होता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, और फिर सेल से कंपेयर करके लॉस और गेन निकालते। खैर, लिख लो ये वाला क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक, ध्यान से देखना क्लास। नेक्स्ट है असेट डिस्पोजल अकाउंट। देखो, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो दो अकाउंट बनाते हैं ना, एक मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर तुमसे क्वेश्चन कहता है तो एक नया अकाउंट बनेगा असेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि तब हमारे पास 3 अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हमारे पास 3 अकाउंट बनेंगे, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब जनरल एंट्री क्या होंगी? तो एसेट डिस्पोजल के अंदर सबसे पहले आप असेट की कॉस्ट भेजोगे। मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर असेट की कॉस्ट भेजोगे, जो भी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट आप बेच रहे हो ना, वो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, डिस्पोजल का मतलब ही सेल होता है, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, राइट। पहले हम असेट को बेचते थे तो बैंक टू असेट करते थे, अभी क्या करना है? असेट डिस्पोजल टू असेट। फिर जितना भी डेप्रिसिएशन सोल्ड पोर्शन पे लगा है, जितना भी सोल्ड पोर्शन में डेप्रिसिएशन लगा है, वो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू असेट की जगह क्या करोगे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में लिख दोगे। फिर जब असेट बेचोगे तो कैश और बैंक डेबिट टू असेट डिस्पोजल, और फिर जो गेन होगा वो असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। बेहतर समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा तुमको बताऊं, बेहतर समझाने के लिए बहुत सिंपल सी बात बताऊं। देखो, पहले मशीन और प्रोविजन फॉर डेप, जब आप ये दो अकाउंट बनाते थे ना, ध्यान सुनना, जब आप दो अकाउंट बनाते थे तो इन तीनों फिगर को आप क्या करते थे, कहां लिखते थे? मशीनरी अकाउंट के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है, अब इन तीनों फिगर को एक नया अकाउंट बनेगा जिसका नाम है असेट डिस्पोजल अकाउंट, वहां लिख दोगे। इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। जो पहले करते थे अभी भी वही, बस जब आप असेट के अकाउंट में इन तीनों को भेजते थे, अब यहां ना भेज के आप इन तीनों को असेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर भेजोगे, और फिर इसकी टोटलिंग करके ये जो बैलेंस आएगा इसको उठाकर यहां भेज देना। मतलब बात बराबर है, इनको टोटल करके तो यहां आएगा ही, डिस्पोजल के नाम से आएगा, और असेट डिस्पोजल में वो सारी चीजें अलग अलग करके लिखोगे। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। एंट्री से तो आप कंफ्यूज ही होगे। लॉस ऑन सेल हो गया तो लॉस ऑन सेल जो है वो डेबिट टू असेट डिस्पोजल, गेन हो गया तो असेट डिस्पोजल टू गेन ऑन सेल। और डेप्रिसिएशन जब भी लगता है इसके एंट्री तो सेम ही है, डेप्रिसिएशन में टू प्रोविजन और प्रोविजन में बाई डेप्रिसिएशन, नथिंग चेंज, सब कुछ सेम है। मैं बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करा के कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आप 3 अकाउंट बनाओ। सबसे लो फॉर्मेट लो, मशीन, और क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 3 अकाउंट बनाओ। सबसे पहले मशीन, प्रोविजन फॉर डेप, और एक नया अकाउंट बन गया मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो 3 चीजें पहले आप असेट में लिखते थे अब डिस्पोजल में लिखोगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब चीज सेम है। देखो ध्यान से देखना, मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे 1 अप्रैल को 5 लाख का मशीन है, 1,16,000 का डेप्रिसिएशन है। 1 अप्रैल 2023 यहां लिखो, ध्यान से सुनना, पहले लिखो मत, सिर्फ सुनते चले जाओ। और 1,16,000 यह आएगा आपका 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, एक लाइन खींच दें, ये आएगा आपका बाई बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस पहले भी लिखते थे, देखो पिछले क्वेश्चन में भी आपने लिखा था ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस, है ना, 36 और 80। इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। आगे कहानी सुनो, आगे लिखा डेप्रिसिएशन चार्ज मशीनरी 20%, तो यहाँ पे 10 नहीं है, 20% WDV, और पिछले क्वेश्चन में जो था वो 10% था, अगर आपको याद हो तो। पिछले क्वेश्चन में 10% था SLM से, अब यहाँ WDV 20% है। पार्ट ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख का खरीदा था, है ना, वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023 को 60,000 का। प्रिपेयर मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट 31 मार्च, और प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी निकालना है। सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, जो कि बहुत सिंपल है। 1 अप्रैल 2021 को आपने कितने का खरीदा था? 1 लाख का, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को कितना खरीदा था आपने? 1 लाख का खरीदा था।
और फिर आपने डेप लगाया होगा पहले साल का, कितना है 20%, जो कि कितना बना होगा 20,000, तो ये आया होगा 80,000। फिर आपने डेप लगाया होगा 20%, तो ये जो वैल्यू 1,422 की आ गई। फिर 20% आगे कितना 16,000, तो 80,000 माइनस 16,000 आगे 64,000, ये आ गया 1 अप्रैल 2023। और फिर 6 महीने का और लगा दो, तो WDV है तो इसी का लगेगा 64,000 का 20% और 6 महीने का, है ना, मतलब 6400, ये घटा दो तो -64,000। आज की कीमत जो उसकी है वो है 57,600, इसकी आज की कीमत है। कितनी कीमत है 57,600 आज की कीमत आ गई। और बेचा कितने में है क्लास, उसको 60,000 में आपने बेच दिया, तो गेन हो गया 2400 का। तो गेन कितने का हो गया 2400, बिकॉज सेल जो वैल्यू वो कितने की है 60,000 की। ठीक है, अब तुम्हें ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आप डिस्पोजल अकाउंट के अंदर लिख दो टू मशीनरी, पूरी की पूरी कॉस्ट, जितने के एसेट्स बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितने की है 1 लाख की। 1 अप्रैल, अच्छा बेच कब रहे हैं क्लास, जरा डेट बताओ कब बेच रहे हो आप, 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 1 अप्रैल नहीं, कब बेच रहे हैं क्लास, परचेज ऑन 1 was sold on 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को आपने टू मशीनरी लिख दिया 1 लाख। अब मशीन डिस्पोजल में टू मशीनरी, तो मशीनरी में लिखो बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट। 1 अक्टूबर 2023 को आपने लिखना है बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख, खत्म। ये तो कॉस्ट, पहले आप क्या करते थे, इससे पहले क्या करते थे, यहाँ 3 चीज लिखते थे। अब ये 3 चीज यहां ना लिख के कहां लिखेंगे हम लोग, मशीन डिस्पोजल के अंदर, खत्म बात। ये टोटलिंग हो गया, लो हमारा ये हो गया 5 लाख, ये हो गया आपका 5 लाख, तो 4 लाख का बैलेंस आ गया। तो मशीन कॉस्ट 1 लाख का तो बेच ही दिया आपने, बाई बैलेंस CD। ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 4 लाख, और 31 मार्च 2024 को ये आ गया आपका 4 लाख का, खत्म, मशीन अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर 3 चीजें दिखाओगे। सबसे पहली चीज 1 अक्टूबर 23 को उस पर डेप्रीशिएशन जो भी लग रहा है वो आप यहां लिखोगे, लेकिन किस नाम से लिखोगे, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ आज तक इस पे कितना डेप्रीशिएशन आपने लगाया है, ये रहा, आज तक उस पे कितना डेप लगा है, 20,000 का तो ये लगा है, 16,000 का ये लगा है, 64,000 का 20,000, और फिर है 16,000, फिर 6400। आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो लगा है 42,400। 1 लाख की मशीन थी, आज तक इतने का डेप लगा है। अच्छा बेचा कितने का है फिर, बाई बैंक सेल, सेल कितने का किया है 60,000 का सेल कर दिया, कब 1 अक्टूबर 2023 को। टोटलिंग करो 1 लाख 60,000 ऐड करोगे 1,02,400, 1,02,400, तो 2,400 रुपए का ये बैलेंस आ गया। इधर है तो गेन, इधर होता तो लॉस, और वैसे भी आप जानते ही हो गेन है, गेन ऑन सेल, और ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 अक्टूबर 2023 ये बन गया आपका डिस्पोजल। लिख लो, पहले ये काम मशीन अकाउंट में करते थे, अब इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, असेट डिस्पोजल अकाउंट, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसकी लेजर पोस्टिंग करो। आपने डिस्पोजल में लिखा है बाई प्रोविजन फॉर डेप्थ, तो प्रोविजन फॉर डेप्थ में लिखो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। 1 अक्टूबर 23 को लिखो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कितना बैलेंस था 42,400, 42,400। पहले भी आप यही काम करते थे, जितने की मशीन आप बेच रहे हो उस पर आज तक जो डेप लगा है वो यहाँ पे। अच्छा अब 1 अक्टूबर 23 तक तो डेप्रिसिएशन लगाया ही आपने बाई डेप, फर्स्ट का सोल्ड पोर्शन है ना, जो सोल्ड पोर्शन है 1 लाख का, उस पर जो आपने डेप लगाया, कितना डेप लगाया था इस 6 महीने में 6400, देखो ना कितना डेप लगाया 6400। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा पूरा का पूरा काम खत्म। अब हमें ये देखना है कि बाई डेप फर्स्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन हम उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है 31 मार्च 2024 को कितना डेप हम लगाएंगे। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है 1,16,000 का, ध्यान समझना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है 1,16,000 प्लस 6400 आपने और ऐड कर दिया है ना, 1,16,000 है, 6400 आपने और ऐड कर दिया इसके अंदर, और फिर निकाल कितना लिया 42,400, यानी कि 80,000 रुपए का अभी भी
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। 80,000 रुपीज का बैलेंस अभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि बाकी जो असेट है उस पे आज तक 80,000 का ही डेप्रिसिएशन लगा है। तो असेट की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख, जिसमें से 1 लाख की असेट निकल गई। तो असेट कितने की है? 4 लाख रुपए की। और इस 4 लाख पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? 80,000 का। यानी कि आज जो WDV है, ये जो मेथड है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, वो है 3,20,000 का। और इस पे इस साल लगेगा 20%, जो कि कितना बनेगा? 3,20,000 का 20% 64,000। तो इस साल 64,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा रिमेनिंग पोर्शन पे, 64,000 वर्किंग नोट 2। मैं फिर से समझा देता हूं, दोबारा समझ लो, मुझे पता नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखो, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है मुझे बताओ? आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो सारा कहां इकट्ठा हो रखा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और कितना इकट्ठा हो रखा है? 1,16,000 इकट्ठा हो रखा है। आपने फिर और कितना डाल दिया सोल्ड पोर्शन पे 6 महीने का? 6,400। 1,22,400 इकट्ठा हो गया। निकल कितना गया इधर से सेल के टाइम पे? 42,400। 80,000 का बैलेंस अभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, कितना पड़ा हुआ है? 80,000। तो वो किसका होगा? ऑब्वियसली ये 5 लाख की मशीन में से आपने 1 लाख की मशीन तो निकाल दी, जो 1 लाख, देखो कॉस्ट ही निकाली, ये भी 5 लाख क्या है? कॉस्ट है। और ये भी 1 लाख क्या है? कॉस्ट है। तो यानी कि 4 लाख रुपए की अभी भी मशीन है। अब इस मशीन पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है? 80,000। तो WDV कितना होगा जरा मुझे बताओ? 3,20,000 रुपए WDV होगा इसका। और इसका 20% आपको इस साल डेप लगाना है, जो कि बन गया 64,000। 3,20,000 का 20%, खत्म। अब आप टोटलिंग करो, 64,000 प्लस 6,400 प्लस 11,6,000, 1,86,400, 1,86,400। यानी कि ईयर एंड में 31 मार्च 24 में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हमारा क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 1,44,000 का। ये अभी भी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। ये 4 लाख रुपए की जो मशीनरी है उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पता है क्यों हो गया ये? क्योंकि ये जो 5 लाख की एसेट है कब खरीदी हमें ये नहीं पता। ये 1 लाख का तो पता था हमको, 1 अप्रैल में खरीदा है। ये 5 लाख वाले का पता नहीं, बाकी 4 लाख का कब खरीदा। तो हम ये देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर अगर 80,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा देखना, अगर मैं इसको ना लिखूं, सॉरी इसको ना लिखूं, तो इन दोनों को जोड़ो, इसे घटाओ, 80,000 बनता है। तो प्रोविजन के अंदर 80,000 कैसे आया? प्रोविजन अकाउंट के अंदर 80,000 कैसे आया मुझे बताओ? क्योंकि जो 5 लाख की एसेट थी ना, उसमें से 1 लाख तो निकल गया, तो बाकी जो 4 लाख की एसेट है उसका टोटल डेप्रिसिएशन, इसे इस 1 लाख का तो सब कुछ निकाल ही दिया ना आपने, माइनस कर दिया। 42,400 लगा था उस पे, देखो ये रहा आज तक, वो हटा दिया। तो ये जो 80,000 बचा है ये इस 4 लाख के एसेट्स पे है, उसमें से घटा देंगे, 80,000 बचेगा, 3,20,000 का WDV, इस पे लग गया 20% 64,000। तो इस साल तो डब लगेगा ना, साल के शुरू में आपने 1 लाख का तो बेच दिया, तो बाकी जो 4 लाख की चीज बची है उस पे तो इस साल डब लगेगा, और 4 लाख पे लगेगा नहीं, क्योंकि WDV मेथड है। तो इसीलिए 3,20,000 पे लगेगा, जो कि आया कैसे? 4 लाख माइनस 80,000। और 80,000 कैसे आया? इन दोनों को जोड़ के, इसे घटा के। तो हमने ये देख लिया कि प्रोविजन फॉर डेप के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, और ये उसी असेट का है पैसा, सीधी सी बात है। तो उससे घटा के जो WDV बचेगा आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो भी कितना? 20%, खत्म। तो टफ क्वेश्चन था, आई होप मैं समझा पाया हूँ। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, फिर से करा दूंगा आपको। और डेप्रिसिएशन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है, प्लीज कमेंट करो, मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में। उसके लिए मुझे तुम्हें बिल्कुल बिगनिंग से प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, फिर एसेट अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, डिस्पोजल बना के दिखाना पड़ेगा, चीजें चल के आ रही हैं। और ये 1 शॉट रिवीजन है, तो मैंने कोशिश करा है कि यार इसे अच्छे से 1 शॉट में कराऊं। अगर आप डिटेल में देखोगे ना एक एक करके, तब इसमें क्लास पूरी डेप्रिसिएशन को लगभग 10 दिन लग जाते हैं क्लास में कराने के लिए, 10-12 दिन लग जाते हैं कराने के लिए। तो बड़ा चैप्टर है, बट मैंने कोशिश करी अच्छे से समझा सकूं। तो मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।